इससे पहले आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले प्रोग्रामिंग मॉडल देख लेते हैं, ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग मॉडल का क्या मतलब है कि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे माइक्रो प्रोसेसर में, तो हम कौन कौन से रजिस्टर्स का यूज करने वाले हैं और कौन कौन से रजिस्टर्स एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर में यूज होते हैं बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है ताकि हम अच्छे से प्रोग्राम लिख सकें और यूज कर सकें प्रोग्रामिंग का, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में। इसके ये करने के बाद फिर हम आर्किटेक्चर पे आएंगे बाद में, पहले ये कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये प्रोग्रामिंग मॉडल है, ठीक है, जिसमें एक्यूमुलेटर है 8 बिट का, फ्लैग रजिस्टर्स हैं 8 बिट के, मतलब फ्लैग रजिस्टर है 8 बिट का, बी रजिस्टर है, सी रजिस्टर है, डी, ई, एच, एल, एस पी और पीसी, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो बी सी डी ई एच एल है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स बोलते हैं इन 6 रजिस्टर्स को, ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। और ये जो एक्यूमुलेटर है, ये एक्यूमुलेटर मेन रजिस्टर होता है, इसको ए से भी डिनोट करता है। ए रजिस्टर का क्या मतलब है, एक्यूमुलेटर, इसको मेन रजिस्टर बोलते हैं। इसको इसको यूज करते हैं हम कि एट द एंड हमें रिजल्ट कहाँ पे स्टोर कराना है। तो एट द एंड या फिर बीच में भी अगर कोई रिजल्ट होता है मेन रिजल्ट, तो उसको हम स्टोर कराते हैं एक्यूमुलेटर में। सारी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस मेनली एक्यूमुलेटर में टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्लैग रजिस्टर होता है। फ्लैग रजिस्टर रजिस्टर 8 बिट के होते हैं, ये सारे रजिस्टर्स 8 बिट के हैं, बस एसपी और पीसी को छोड़ के। एसपी मतलब स्टैक पॉइंटर और पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, ये दोनों को छोड़ के ये दोनों 16 बिट्स के हैं, बाकी सारे 8 बिट्स के होते हैं। तो ये जो फ्लैग रजिस्टर है ये भी 8 बिट का है, और इसमें 5 फ्लिप फ्लॉप हैं फ्लैग रजिस्टर में, जो कि हम मेनली यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि 8 बिट का रजिस्टर है, तो इसका मतलब है उसमें 8 फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, ठीक है। बट क्योंकि फ्लैग रजिस्टर में सिर्फ 5 ऐसी वैल्यूज हैं जो हम यूज करते हैं, बताऊंगा मैं आगे, तो हम 5 ही फ्लिप फ्लॉप को मानते हैं, ठीक है, जो हम मेनली यूज करते हैं, जो कि सेट और रीसेट हो सकती हैं, ठीक है। बाकी जो 3 होते हैं उनको हम डोंट केयर बोलते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ अभी अच्छे से। उससे पहले अ, ये चीज तो हो गई कि 5 फ्लिप फ्लॉप्स हैं विच आर सेट और रीसेट आफ्टर एन ऑपरेशन। और ये कैसे सेट होते हैं, मतलब ये जो फ्लैग रजिस्टर है इसकी वैल्यू कैसे सेट होती है, जो एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आएगा या बाकी रजिस्टर्स में रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे, ठीक है। उसके बेसिस पे ये जो 5 फ्लिप फ्लॉप है वो सेट या रीसेट होता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से 5 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक है जीरो फ्लैग, फ्लैग भी बोलते हैं इनको, जीरो फ्लैग। एक है कैरी फ्लैग, सी वाई से डिनोट करते हैं। एक है साइन फ्लैग, एस से डिनोट करते हैं। एक है पैरिटी फ्लैग, पी से डिनोट करते हैं। एक है ऑक्सिलरी कैरी, ए सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मेरा जो रजिस्टर है 8 बिट का है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक 8 बिट का रजिस्टर इस तरह से एरे की तरह बना दिया, ठीक है। D0 से लेके D7 तक 8 हो गए बिट्स, ठीक। इसमें ये है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब इसमें जो D0 पे होता है एकदम पहले, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे जो होता है उसको हम बोलते हैं कैरी फ्लैग, CY से डिनोट करता है। D1 पे डोंट केयर है, ठीक है। फिर D2 पे डोंट केयर का मतलब है हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, हमें बस ये 5 फ्लिप फ्लॉप देखना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। बस वो क्योंकि 8 बिट का ही हो सकता था, इसीलिए हमको 8 बिट में ही स्टोर करना था, है ना। ये चीज समझ में आई कि 8 बिट का हो सकता था, तो हमने इसलिए बाकी 3 को डोंट केयर माना है ना। तो CY को D0 पे मानते हैं, पैरिटी को D2 पे, AC को D4 पे, है ना। उसके बाद D6 पे Z यानी जीरो फ्लैग, और D7 पे साइन बिट। अब इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ये याद कैसे करोगे कि डोंट केयर कहाँ कहाँ पे है, सारी ऑड पोजीशंस पे, ऑड इंडेक्स पे, ऑड पोजीशन पे नहीं, ऑड इंडेक्स पे डोंट केयर है। जैसे 1 पे, D1 पे डोंट केयर, D3 पे डोंट केयर, D5 पे डोंट केयर, बस D7 पे डोंट केयर नहीं है, D7 पे साइन बिट है। तो होता क्या है, जैसे मेरा नंबर है, जब अगर मैं साइंड नंबर की बात कर रहा हूँ, तो वो भी 8 बिट का होगा। तो अगर मैं लिख रहा हूँ 10101111, ये 8 बिट का हो गया, ठीक है। तो हम ये मानते थे कि ये जो लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ये साइन बिट होती है साइन नंबर्स में, ये साइन बिट होती है। अगर ये 1 है तो नंबर नेगेटिव है, अगर ये 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, ये मानते थे हम साइन नंबर्स में, है ना। तो इसीलिए साइन बिट की वैल्यू यहाँ पर भी, मतलब साइन बिट, साइन फ्लैग जो है यहाँ पर भी D7 पे रखा गया है, ताकि याद करने में आसानी हो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट
नॉर्मल नंबर्स पे भी कहाँ होती है, फर्स्ट मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वही साइन होती है, साइन बिट होती है, इसीलिए यहाँ पे भी साइन फ्लैग को D7 पे रखा है, ठीक है। बाकी ये AC है एक, इसको D4 पे क्यों रखा है बताऊंगा। और अ, बाकी तो कैरी इधर रखा है पहले पे, है ना। और ये क्या है, पैरिटी, पैरिटी को D2 पे रखा है और जीरो को D6 पे रखा है। अब देख लेते हैं कि ये फ्लैग क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले कैरी फ्लैग आता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कोई भी सम किया, दो नंबर को मैंने सम किया, ठीक है। ये एग्जांपल है, दो नंबर का मैंने एडिशन किया है, ठीक है। तो जब मैंने इसको एडिशन किया तो देखो 101 101 101 101 101 इस तरह से एडिशन हो गया, ठीक है। कैरी क्या आया, कैरी आया 1, जो कि ये 8 बिट से ऊपर पहुंच गया ये, ठीक है, ये कैरी आया है। तो ये जो कैरी है, अगर यहाँ पे कैरी आया है रिजल्ट में एक्यूमुलेटर में, तो ये डी वाई वाली वन हो जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। तो अब ये जो सी वाई है, ये कहाँ पे आई है, 8 के खत्म होने के बाद अगले पे आई है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एक और नंबर मान लूंगा तो ये पहले पे होगी, इसीलिए इसको यहाँ पे पहले पे रख लिया है, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब रख तो कहीं भी सकते थे, बस याद करने के लिए उन्होंने एक कन्वेंशन टाइप का फॉलो कर लिया है, ठीक है। कि जैसे ये है, ये 8 बिट हो गया। अब जब ये अगला 8 होगा तब ये 1 यहाँ पे आएगा, और ये कौन सी पोजीशन पे है, पहली पे, D0 पे। इसीलिए इसमें भी इन्होंने यहाँ पे कैरी फ्लैग को D0 पे रख लिया है, ताकि याद करने में आसानी हो जाए। बाकी ऐसा कुछ खास रीजन नहीं है, तुम अगर इस को, मतलब मैं बस तरीका बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है। ठीक, इसके बाद आता है ऑक्सिलरी कैरी, ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी का क्या मतलब होता है, अगर ये जो यहाँ पे ये क्या है, D0 D1 D2 D3, है ना। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7, ये है ना 8 बिट के। अब अगर मैं D3 पे सम कर रहा हूँ, ठीक है, D3 पे जो मैं एडिशन कर रहा हूँ, D3 पे एडिशन करने से मान लो कोई कैरी जा रहा है, तो ये AC सेट होगी वरना रीसेट होगी वरना जीरो होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे D3 पे 1 + 0 किया, तो क्या आया, सम 1 आया, तो कैरी कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, 0। अब अगर मैंने यहाँ पे सम किया होता 1 और 1 का, तो क्या आता, सम क्या होता, 1 0 होता सम, है ना। तो यहाँ पे होता 0 और कैरी जाता क्या, 1 1 4 पे 1 कैरी गया, इसका मतलब यहाँ पे ये 1 हो जाता। तो समझ में आ गया, 4 का जो इनपुट आ रहा है हमें वो देखना है, अगर इनपुट 4 पे अगर कैरी आ रहा है, D3 से 4 पे कैरी आ रहा है तो वो 1 हो जाएगा, नहीं तो वो 0 रहेगा। तो इसीलिए इसको D4 पे रखा है, बस अब याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बताना ये हम क्यों यूज कर रहे थे सी वाई कैरी, कैरी के लिए जो एंड में कैरी आ रहा है, और यहाँ पे है जो D4 पे कैरी आ रहा है। साइन के लिए सबसे पहले वाला, पहला वाला कौन सा, वो हाँ वो साइन के लिए। समझ में मतलब ये याद हो गया कि D4 पे हमने AC को क्यों रखा है, याद हो गया, बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि बीच में अगर कहीं भी कैरी आएगा तब उससे लेना देना नहीं है, बस D4 की बात है, बस D4 की बात है। मतलब ये देख, इसको ये 8 बिट का है ना, 4 बिट को क्या बोलते हैं, एक निब्बल, निबल बोलते हैं, और इसको भी क्या बोलते हैं, निबल, है ना। सर की लैंग्वेज में निब्बल, ठीक है, निबल बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो निबल है वो 4 बिट का बनता है। तो अगर लोअर लोअर निबल से एक कैरी जा रहा है हायर निबल पे, ठीक है, तो AC ऑक्सिलरी कैरी सेट हो जाएगा वरना रीसेट, मतलब 0, ठीक है। तो तीन बताता हूँ, पहले ये चीज समझ लो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये चीज समझ में आ जाएगा कि बताओ कौन कौन से फ्लैग्स यूज होते हैं, फ्लैग रजिस्टर के बारे में एक्सप्लेन करो, फिर डायग्राम बना देना और इस तरह समझा देना कि क्या क्या काम है इन सब का, ठीक है। ये सब मत बताना कि यहाँ से कैरी जा, मतलब क्या कहते हैं, मतलब ये मत बोलना कि ये D0 पे जा रहा है इसलिए हमने इसको पहले पे रखा, ये सब तो मैं याद करने के तरीका बता रहा हूँ। साइन को लास्ट पे ही क्यों रखा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ एक तरह से। ये 3 हो गए हमारे, ठीक है। बाकी एक है पैरिटी। पैरिटी का क्या मतलब होता है कि अगर नंबर ऑफ वंस, जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है तो पैरिटी सेट होगी, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो पैरिटी रीसेट होगी यानी 0 होगी। अब इसमें देखो रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ वंस है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने ऑड, कैरी को मत गिनना, कैरी रिजल्ट का पार्ट नहीं है, कैरी अलग है,
रीसेट। कितना हुआ 7 है ना, 7 7 यानी ऑड, यानी रीसेट यानी 0 हो जाएगा, तो पैरिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। दो होते हैं अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी 0 होता तो ये कितने रिजल्ट में कितने वंस हैं 6 यानी इवन, तो ये सेट हो जाता 1। समझ आ गया? जब एक भी 1 नहीं रहेगा तब भी तो तब भी सेट होगा, वो इवन ही हो गया ना, जीरो ही होगा इवन ही हो गया वो 0। समझ में आ गया? 0 0 का मतलब है कि अगर रिजल्ट में सब 0 है तभी से तो ये सेट होगा। अगर एक भी 1 आ गया तो इसका मतलब ये reset। ये रहा। समझ आ गया ये? हम फ्लैग रजिस्टर क्यों यूज करते हैं? फ्लैग रजिस्टर का मतलब था कि जो भी एक्यूमुलेटर में है, एक्यूमुलेटर में जो भी रिजल्ट है या अदर्स मतलब कुछ अगर हम अदर रजिस्टर से भी इसको कनेक्ट कर देते हैं, मतलब जो भी एक्यूमुलेटर में रिजल्ट है उसके बेसिस पे फ्लैग रजिस्टर अपने आप सेट हो जाता है। माइक्रो प्रोसेसर सेट कर देता है इसको, ठीक है। फिर उसकी हेल्प से हम कुछ इंस्ट्रक्शंस में इसकी हेल्प ले सकते हैं, जैसे जंप वगैरह करना है उसमें इसकी हेल्प ले सकते हैं, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस में हम इसकी हेल्प लेंगे, अभी नहीं लेंगे फ्लैग रजिस्टर की, आगे जाके हेल्प ले सकते हैं। कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर खुद भी इसकी हेल्प ले लेता है किसी किसी टास्क के लिए, ठीक है। मतलब जो भी एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे ये सेट हो जाएगा और इसकी हम हेल्प ले लेते हैं। मतलब एक तरह से ये रिजल्ट की समरी तो दे रहा है, कैरी तो यूज होगा, एक्यूमुलेटर की समरी दे रहा है, कैरी यूज होगा, कैरी तो यूज होगा ही। और सब्ट्रैक्शन में भी बता दे वो होता है। हाँ, सब्ट्रैक्शन में कैरी की जगह बोरो होता है। अगर सब्ट्रैक्शन में हमने किसी नंबर से बोरो लिया है तो ये 1 हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्शन में बोरो लिया है, बोरो लेते हैं हम, बोरो लेते हैं ना, जैसे मैं बड़े छोटे नंबर से बड़े को माइनस करूँ तो बोरो लेना पड़ता है अगली यूनिट प्लेस से। तो वहां से जब हम बोरो लेंगे तो उस बोरो में भी अगर ये एंड में एक बोरो आता है, एक अगर एंड में बोरो लिया है तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के केस में। मतलब एडिशन के केस में कैरी, सब्ट्रैक्शन के केस में बोरो, बस खत्म, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया कि ये फ्लैग रजिस्टर्स क्या हैं, कैसे काम करता है। बताओ, ये सब तो समझ आ ही गया। साइन फ्लैग अगर 1 है इसका मतलब मेरा नंबर नहीं, अगर साइन फ्लैग 1 है इसका मतलब मेरा नंबर नेगेटिव है, बता था ना। और अगर साइन फ्लैग जो है वो 0 है, रीसेट है, इसका मतलब वो नंबर मेरा पॉजिटिव रहा होगा, एक्यूमुलेटर में रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहा होगा। 0 फ्लैग का मतलब है कि अगर वो 1 है तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट जो एक्यूमुलेटर में है वो पूरा 0 है। अगर 0 है, 0 फ्लैग अगर 0 है, रीसेट है, तो इसका मतलब एटलीस्ट एक 1 तो है उसमें। पैरिटी फ्लैग, नंबर ऑफ वंस इवन है अगर सेट है तो। अगर पैरिटी फ्लैग रीसेट है तो इसका मतलब नंबर ऑफ वंस रिजल्ट में ऑड होंगे। कैरी फ्लैग, लास्ट में कैरी आ रहा होगा तो 1, नहीं आ रहा होगा तो 0। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कि जो लोअर निबल है उससे एक कैरी जा रहा है हायर निबल पे, तो मेरा ये सेट होगा, नहीं तो रीसेट होगा। ठीक है, अब इसमें से तो 4 फ्लैग्स होते हैं, साइन, जीरो, पैरिटी, कैरी। इसको प्रोग्रामर भी यूज कर सकता है, मैं भी, मतलब हम लोग भी प्रोग्रामिंग में इसको यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? साइन, जीरो, पैरिटी और कैरी, ठीक है। बट एक जो ऑक्सिलरी कैरी रह गया वो हम यूज नहीं कर सकते, वो इंटरनली यूज होता है। एक्यूमुलेटर का कंटेंट फॉर्मेट, मतलब कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर का फॉर्मेट चेंज करने के लिए वो इंटरनली यूज होता है। कौन सा? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि 4 हम यूज कर सकते हैं प्रोग्रामर, बस ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ऐसा फ्लैग है जो हम यूज नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में, हम एक्सेस नहीं कर सकते उसको। समझ आ गया? ठीक है, तो ये फ्लैग रजिस्टर्स थे। ठीक है, आगे बढ़े, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बस पूछ लेंगे कि बताओ फ्लैग रजिस्टर्स क्या हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर समझ में आ गए? अब ये रजिस्टर तो मैं बता चुका हूँ, है ना। 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो 8 बिट के होते हैं। हम इनको कंबाइन करके रजिस्टर पेयर की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जो ऊपर वहां पे प्रोग्रामिंग मॉडल था, इसमें ये जो रजिस्टर्स थे बी सी डी ई और एच एल, है ना, ये वैसे तो 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, बट हम हॉरिजॉन्टली इनको पेयर भी कर देते हैं कभी कभी। अगर हमें 16 बिट का मान लो परफॉर्म करना है कोई ऑपरेशन, तो मेरे को 8 बिट और 8 बिट को कंबाइन करना पड़ेगा और एक रजिस्टर पेयर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा ताकि मेरे को 16 बिट मिल सके। इसी तरह मैं बीसी को कंबाइन कर सकता हूँ, डीई को कंबाइन कर सकता हूँ और एचएल को कंबाइन कर सकता हूँ। ऐसे कंबाइन नहीं हो सकता कुछ उल्टा सीधा, या कुछ भी कर दो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा।
इसी तरह से Horizontal. हॉरिजॉन्टली कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, BC DE और HL का, ठीक है। कभी कभी हम यूज कर लेते हैं 16 बिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, Pair. इनको रजिस्टर पेयर बोलते हैं। अब होता क्या है कि कब जो हमारे इंस्ट्रक्शंस ऐसे होंगे, चलो मैं ये चीज अभी नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा, एक चीज और बतानी है इसमें, आगे बताऊंगा। तो रजिस्टर्स मैंने बता दिया, एक्यूमुलेटर भी मैंने बता दिया था, लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। प्रोग्राम काउंटर आता है अब, ठीक है, जैसे मैंने कोई भी पाइथन का प्रोग्राम लिखा, ठीक, उसको मैंने मेमोरी में एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी में ले आया उस प्रोग्राम को, ठीक है। अब उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं प्रोग्राम मेमोरी में। एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे 2001 पे है एक इंस्ट्रक्शन, 2002 पे है एक इंस्ट्रक्शन, 2003 पे है एक इंस्ट्रक्शन जो कि एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, 2004 पे है एक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब 2000 मान लो, 2000 ए पर फंक्शन ए डिफाइंड है, फंक्शन ए का इंस्ट्रक्शन 1, फिर 2000 बी पर फंक्शन बी का इंस्ट्रक्शन फंक्शन ए का इंस्ट्रक्शन 2, ठीक है। ये मेरी मेमोरी में डिफाइंड है मेरा प्रोग्राम पूरा इस तरह से, ठीक है। तो जब मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करूंगा तब मैं उसको स्टार्टिंग का एक एड्रेस दूंगा, है ना। स्टार्टिंग एड्रेस तो यही होगा ना इसका, क्या 2001? देगा फिर 2001 अच्छा, मैं स्टार्टिंग का एड्रेस दूंगा 2001, है ना, यही होगा। तो जब मैं इसको 2001 दूंगा तो प्रोग्राम काउंटर मेरा 2001 पे आ जाएगा, है ना। तो ये एग्जीक्यूट करेगा 2001 लाइन को, फिर जैसे 2001 हो जाएगी फिर 2002 पे आ जाएगा, जैसे ये हो जाएगी 2003 पे आएगा। अब जैसे ये 2003 पे आएगा तब क्या होगा कि ये कहाँ चला जाएगा, तो फंक्शन ए ने कॉल कर दी, फंक्शन ए को कॉल कर दी, फंक्शन ए कहाँ पे डिफाइंड है, 2000 ए पे, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थी अभी वो चली जाएगी स्टैक पॉइंटर में। स्टैक पॉइंटर अब क्या स्टोर कर रहा है, 2003, ठीक है ना। जैसे ये 2003 स्टैक में आ गई, स्टैक में 2003 आ गई, स्टैक पॉइंटर यहाँ पे है, ये स्टैक पॉइंटर है SP, और ये स्टैक होगा मेरा जो भी होगा, ठीक है, 2003 पे है। अब जैसे ये 2003 पे है और मेरा अब फंक्शन ही कॉल हुआ था, तो प्रोग्राम काउंटर का क्या मतलब होता है, जो मेरा सीक्वेंस है चल रहा है, जो भी जो मेरी लाइन अभी एग्जीक्यूट हो रही है, तो मेरा प्रोग्राम काउंटर यहाँ से अब कहाँ पहुंच जाएगा, 2000 डे पे, क्योंकि फंक्शन ही कॉल हुआ है, फंक्शन यहाँ से डिफाइन हुआ है, तो ये 2003 पे स्टैक पॉइंटर रहेगा, ठीक है। फिर ये प्रोग्राम, ये जो भी प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर 2000 ए पे पहुंच गया, फिर ये प्रोग्राम काउंटर 2000 बी पे पहुंच जाएगा, इस तरह से एग्जीक्यूट करता हुआ चलेगा। जैसे ये वाला प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, तो ये प्रोग्राम काउंटर वापस आना चाहेगा, बट प्रोग्राम काउंटर को क्या पता मेरे को कहाँ आना है, वो पता लगेगा स्टैक पॉइंटर से। स्टैक पॉइंटर ने बताया कि जब तुम गए थे तब तुम 2003 से गए थे भाई, तो तुम 2003 के अगले से स्टार्ट करो 2004 से, तो अब मेरा प्रोग्राम काउंटर 2004 को कर देगा और यहाँ से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हट जाएगी। तो स्टैक पॉइंटर आपका लास्ट एड्रेस स्टोर करता है जब, अगर ब्रेक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब तुम डेफिनेशन अच्छे से समझ जाओगे अगर तुम वो समझ गए तो। प्रोग्राम काउंटर की देखो, माइक्रो प्रोसेसर यूजेस द PC रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। द फंक्शन ऑफ द PC इज टू पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच द नेक्स्ट बाइट इज टू बी फेच्ड, ठीक है, मतलब जहां से भी अगला, मतलब जो भी सीक्वेंस है प्रोग्राम का उसके हिसाब से प्रोग्राम काउंटर चलता रहता है, और माइक्रो प्रोसेसर इस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू खुद से चेंज कर देता है, ठीक है। ठीक है। अगला आता है स्टैक पॉइंटर, ये भी 16 बिट का रजिस्टर होता है। ये 16 बिट के क्यों होते हैं, क्योंकि जो मेरा मेमोरी का एड्रेस है, नहीं, जो मेरा मेमोरी का एड्रेस है वो 16 बिट का होता है 8085 में। 8085 में क्या होता है कि डेटा तो होता है 8 बिट का ही, एड्रेस है ना, और एड्रेस जो होता है वो होता है 16 बिट का, ठीक है। मेमोरी में मतलब जो मेरी मेमोरी है उसमें जो मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ वो तो होगा 8 बिट का, अच्छा, वो तो होगा 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और जो मेरा एड्रेस होगा इस मेमोरी लोकेशन का वो होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 16 बिट्स का। समझ में आ गया डिफरेंस। इसीलिए जब हम हेक्साडेसिमल में इसको डिनोट करते हैं, है ना, तो हेक्साडेसिमल का क्या मतलब है, एक हेक्साडेसिमल नंबर यानी 4 बाइनरी बिट्स, ठीक है। तो 8 बाइनरी बिट्स का क्या मतलब है, 2 हेक्साडेसिमल, एक बाइनरी बिट का मतलब है, एक देखो, एक मतलब 4 बाइनरी बिट्स मिलकर एक हेक्साडेसिमल बनाती हैं, तो 8 मिलकर कितनी बनाएंगी, 2 हेक्साडेसिमल,
है ना। और 16 मिलकर कितनी बनेंगी, 4 हेक्साडेसिमल। इसीलिए जब हम अपने लैब में देखते हैं तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो 2A या फिर 2H या फिर इस तरह से 2 बिट्स का होता है, और एड्रेस 2001 2003 4 बिट्स का होता है, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स का होता है। समझ में आ गया, क्योंकि एड्रेस हमारी 16 बिट की है और डेटा 8 बिट का है, और हम उसको हेक्स में यहाँ पे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये जो स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर है, ये भी क्या स्टोर करते हैं, मेमोरी का एड्रेस ही तो स्टोर करते हैं। और मेमोरी का एड्रेस कितने बिट का है, 16 बिट का, इसीलिए इनका भी साइज 16 बिट है। ठीक है। इसके बाद जो स्टैक पॉइंटर है, इट पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी, यही वाली मेमोरी कॉल्ड द स्टैक। ठीक है। द बिगनिंग ऑफ द स्टैक इज डिफाइंड बाय द बाय लोडिंग अ 16 बिट एड्रेस इन द स्टैक पॉइंटर। ठीक है, तो कुछ नहीं है। इट्स पर्पस इज टू कीप ट्रैक ऑफ द कॉल स्टैक, मतलब कौन सा फंक्शन कब कॉल हुआ। ठीक है। एंड इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट प्रोग्राम रिक्वेस्ट इन द स्टैक। समझ में आ गया, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही इसका मतलब इंग्लिश में है, इसको याद कर लेना जो भी है। ठीक है, ये समझ में आ गया, प्रोग्रामिंग मॉडल अच्छे से समझ में आ गया। ये बताओ पहले, प्रोग्रामिंग मॉडल में कुछ नहीं था, यही था कि एक्यूमुलेटर क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर कैसे काम करते हैं, पेयर्ड रजिस्टर्स होते हैं ये लोग, और स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। इसके अलावा ये जो पूरा प्रोग्रामिंग मॉडल है, ये एड्रेस लाइंस और डेटा लाइन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जहां पर ये जो एड्रेस लाइंस होती हैं, ये होती हैं बाई डायरेक्शनल, ये मैंने गलत एरो बना रखा है, बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब यहाँ पे लिखा है वैसे बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब डेटा जा भी सकता है और आ भी सकता है, बट एड्रेस मेमोरी होती है ना। तो ये यूनिडायरेक्शनल क्यों है, ये बताओ। एड्रेस लाइंस, डेटा लाइंस बाई डायरेक्शनल, ये समझ में आ गया, क्योंकि डेटा जा सकता है और डेटा आ सकता है। ये बताओ कि एड्रेस लाइंस यूनिडायरेक्शनल क्यों है। एड्रेस पे मतलब मैं पूछ रहा हूँ यूनिडायरेक्शनल क्यों है। एड्रेस स्टोर होती है एक बार होती है। जैसे हमने नहीं एसपी पे जब हम लास्ट में 2000 चेंज करके गए थे ना, फंक्शन जब कॉल हुआ था तो वापस भी तो हमें आना था अपने पुराने एड्रेस पे, तो नहीं इसीलिए। नहीं नहीं, सुनो सुनो, यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एड्रेस बस जा सकता है, एड्रेस आ नहीं सकता, हाँ यही तो मतलब है। तो इसका रीजन ये है, मान लो यहाँ पे मेरी मेमोरी कनेक्टेड है, ठीक है, एड्रेसेस कहाँ पे हैं, मेमोरी पे 2001 या 2002 या 2003। ठीक है, अब अगर मेरे प्रोसेसर को रीड करना होगा तो डेटा आएगा, डेटा आएगा ना, रीड करना है उसको, मेमोरी से डेटा उठाएगा वो, इस मेमोरी से, ये जो मेरी मेमोरी है, इस मेमोरी से डेटा उठाएगा अगर मेरे प्रोसेसर को रीड करना है। अगर मेरे प्रोसेसर को, सॉरी, अगर मेरे प्रोसेसर को जो है राइट करना है तो वो डेटा भेजेगा, है ना, डेटा भेजेगा मेमोरी पे, इसीलिए ये डेटा लाइंस तो बाई डायरेक्शनल है। बट ये एड्रेस लाइन यूनिडायरेक्शनल इसीलिए है कि चाहे उसको रीड करना हो या राइट करना हो, उसको एक एड्रेस डिफाइन करना पड़ेगा। एड्रेस कौन डिफाइन करेगा, प्रोसेसर। प्रोसेसर बोलेगा कि इस एड्रेस पे रीड करना है या इस एड्रेस पे राइट करना है। तो प्रोसेसर बता रहा है ना, मेमोरी थोड़ी बता रही है कि मेरे मेरे इस डेटा पे रीड कर लो, मेरे इस डेटा पे राइट कर लो, नहीं, प्रोसेसर बता रहा है कि मेरे को इस मेमोरी के इस एड्रेस पे रीड करना है या राइट करना है, इसीलिए ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, ब्रेन किसके पास है, प्रोसेसर के पास है ना, प्रोसेसर ही बता सकता है मेरे को यहाँ से रीड करना है, यहाँ से राइट करना है, तो वो बताएगा मेमोरी को कि भाई मुझे इस लोकेशन से रीड करना है, फिर उसको डेटा मिल जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस मैंने बताया, देखो जैसे अ, जैसे हमारे जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे पाइथन या सी प्लस प्लस या किसी में भी, तो जब मैं इफ लिखता हूँ या वाइल लिखता हूँ या फॉर लिखता हूँ, है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स बोलते हैं ना, कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है कि वो पहले से मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड है, रिजर्व्ड है, हम उसको नॉर्मली किसी डेटा के लिए यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते, वो डिफाइंड है कि भाई ये कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कुछ प्रोग्रामिंग के लिए, है ना। तो ये कौन डिफाइन करता है, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है ना, उसने ही तो डिफाइन किया होगा। तो जहां भी मैं इफ लिखूंगा तो मेरा प्रोसेसर समझ जाएगा, अच्छा ये इंस्ट्रक्शन है कुछ, है ना। तो इसी तरह से जब हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं, तो या फिर असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं, तो वहां पे भी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पहले से डिफाइंड होने चाहिए, है ना। तो जो मैं पहले वहां पे समझाया था मैंने कि कैसे मशीन लैंग्वेज
मतलब जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में और डेटा में कैसे डिफरेंस पता लगता है, तो वो पहले से इंस्ट्रक्शन फीड कर देता है, इंस्ट्रक्शंस पहले से फीड कर देता है, जो भी माइक्रो प्रोसेसर बनाएगा वो पहले से अपने माइक्रो प्रोसेसर में फीड कर देगा कि ये कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस हैं जो एक इंस्ट्रक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक कमांड है जिसको डिफाइन किया जाता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे ऐड हो गया या सब्ट्रैक्ट हो गया या मूव हो गया, है ना। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो अब फॉर्मेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, जिसमें चार चीजें आती हैं, लेबल, ऑपकोड, ऑपरेंड और डिस्क्रिप्शन। लेबल का क्या मतलब होता है, जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं कि उस इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। जैसे मैं लिखता हूँ ना अपने उसमें लैब में लिखते हैं हम लोग कि 2001 से स्टार्ट हो रहा है मेरा प्रोग्राम, मतलब मेरा इंस्ट्रक्शन जो है वो 2001 से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हर इंस्ट्रक्शन पे मैं करता हूँ 2000 से स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट प्रेस करता हूँ 2001 पे मैं एंट्री करता हूँ, इस तरह से। तो मैं उसका स्टार्टिंग एड्रेस बताता हूँ, उसका ऑप कोड बताता हूँ, है ना। ऑप कोड बताता हूँ मैं। ऑप कोड का क्या मतलब होता है, जैसे मेरा एमओवी है, तो ये मेरा एमओवी क्या है, ये ये वैसे निमोनिक होता है, ये निमोनिक है असेंबली लैंग्वेज में। इसका एक ऑप कोड होता है, एक नंबर होता है, उसको हम ऑप कोड बोलते हैं, है ना। जो भी इसके लिए मशीन लैंग्वेज में डिफाइंड एक नंबर होगा, उसको हम ऑप कोड बोलेंगे। और इसके बाद आता है ऑपरेंड। जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है उसमें मेरे को क्या ऑपरेंड देना है, जैसे मैंने अगर बोला ऐड बी, तो इसमें ऐड एक इंस्ट्रक्शन हुआ, यानी ऑप कोड है इसका ऐड का, और ये उसका ऑपरेंड होगा। समझ में आ गया? हम्म समझ आ गया। तो और लास्ट होता है डिस्क्रिप्शन, ये यूजर के लिए होता है। अगर कोई प्रोग्रामर है, वो प्रोग्रामर चाहे तो जैसे हम अपने उसमें कमेंट्स नहीं लिख लेते प्रोग्राम में, इसी तरह से हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिखने का क्या तरीका होता है, आपने एक एड्रेस बता दिया 2001, आपने उसके बाद ऑप कोड बता दिया, आपने उसके बाद ऑपरेंड बता दिया, उसके बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा के जो भी लिखोगे वो एक डिस्क्रिप्शन होगा, कमेंट टाइप की चीज है, डिस्क्रिप्शन है यूजर के लिए। समझ आ गया इंस्ट्रक्शन कैसे फॉर्मेट है। अब हर ऑप कोड 1 बाइट का होता है, हर ऑप कोड 1 बाइट का होता है, ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 74 ऑप कोड्स डिफाइन किए हैं, यानी 74 इंस्ट्रक्शन सेट्स डिफाइन किए हैं। इंस्ट्रक्शन सेट का क्या मतलब है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस का सेट जो एक कॉमन टास्क परफॉर्म कर रहा है। जैसे मेरा ऐड ए, ऐड बी, ऐड सी, ऐड डी, ऐड ई, ऐड एच, ऐड एल, इस तरह से जो भी मेरे ऐड के इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब एक इंस्ट्रक्शन सेट में आते हैं, ऐड आर। तो ऐड आर मेरा इंस्ट्रक्शन सेट है, और ये उसके सारे अंदर के इंस्ट्रक्शंस हैं टोटल। समझ में आया? तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन सेट्स जो हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो ऐड ए ऐड बी हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं नंबर को, है ना। तो ये एक इंस्ट्रक्शन सेट के अंडर आते हैं, ऐड आर, आर यहाँ पे रजिस्टर को डिनोट कर रहा है इस तरह से, है ना। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं वो 74 हैं टोटल 8085 में, माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। और टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, अब देखो, हाँ 256 हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि 8 बिट का होता है इंस्ट्रक्शन, मैंने बताया ऑप कोड कितने का है, 1 बाइट का है, 1 बाइट का मतलब 8 बिट है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 8, है ना, 2 टू द पावर 8 हो सकता है। 2 टू द पावर 8 यानी 256, 256 इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं टोटल, बट अवेलेबल कितने हैं, 246, 246 अवेलेबल है। ये टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं, और इनमें से इंस्ट्रक्शन सेट कितने हैं टोटल 74, मतलब ये जो 246 हैं ये सब 74 से बने हैं, बिल्कुल ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये 8085 की बात चल रही थी, और ये डिफाइन किसने किए हैं, इंटेल ने, क्योंकि 8085 किसका है, इंटेल का। अब ऐसे ही ये जो मेरे 8085 पूरी जो वो है इंस्ट्रक्शंस जो है मेरे ऑप कोड्स वगैरह सब जो डिफाइन है, वो 8085 की मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज ही तो है, बाइनरी में जो होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। और इनके जो उन्होंने निमोनिक्स बना दिए कि ऐड यूज करो या मूव यूज करो या एमवीआई यूज करो, जो भी है एसटीआई यूज करो, ये उसकी असेंबली लैंग्वेज हो गई। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में डिफरेंस समझ आ गया। मतलब पहले उन्होंने क्या किया होगा माइक्रो प्रोसेसर बनाते में, पहले उन्होंने बोला होगा
कि 76 का मतलब 76 से एक टास्क होगा, 32 से एक टास्क होगा, मतलब ये मैं हेक्साडेसिमल में बता रहा हूँ। इसकी जो भी बाइनरी वैल्यू होगी उसका मतलब उन्होंने पहले से फिक्स कर दिया होगा कि इसका मतलब है कि उससे ये टास्क होगा, इस नंबर से ये टास्क होगा, यूनिक नंबर से उन्होंने कुछ डिफाइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, हर हर उसको कॉम्बिनेशन को एक नाम दे देते हैं। जैसे ऐड से रिलेटेड होगा उसको ऐड दे देते हैं, सब्सट्रैक्ट को सब दे देते हैं। उससे क्या होता है कि याद करने में आसानी होती है। अब आप 76 याद करो या ऐड याद करो, सॉरी HLT याद करो, कौन सा ज्यादा आसान है? HLT ज्यादा आसान याद करना या ऐड का ऑपकोड किसको ही याद होगा? ऐड को याद करनी होती नहीं है ना, क्योंकि नाम ही डिफाइन कर रहा है। तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज बनी। तो ये जो कंप्लीट सेट ऑफ निमोनिक्स हैं उसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज ऑफ 8085। ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज आ जाता है। इंस्ट्रक्शन समझ आ गया हमको, ठीक है। इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज का क्या मतलब है? टोटल मेमोरी लोकेशन रजिस्टर्स, टोटल मेमोरी लोकेशन रजिस्टर्स टू फीड अ इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। मतलब जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन है MOV A B, ठीक है, ये है इंस्ट्रक्शन। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको अगर मैं मेमोरी में डालूंगा, इसको अगर मैं मेमोरी में फीड करूंगा तो मेरे को कितने बाइट्स की स्टोरेज लगेगी, वो उसका वर्ड साइज होता है। ठीक है। जैसे MOV AB जो है इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज 1 बाइट है, क्योंकि मेरे को सिर्फ 1 बाइट लगता है, क्योंकि इसका जो नंबर सेट है वो कुछ एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका जो ऑप कोड है पूरे का, तो 1 बाइट लगेगा सिर्फ। तो IWS निकालते कैसे? बता रहा हूँ, वो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तरीका मतलब है? तरीका भी है, बता रहा हूँ। जैसे एक और है कि STA 3000 है। STA 3000 एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे STA ऑप कोड है, इसका साइज क्या होगा? 1 बाइट। 1 बाइट। ये एक फोर डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है। तो 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होने का क्या मतलब है? 2 बाइट। 2 बाइट। कैसे? कि जो मेरा एक ये जो मेरी एक डिजिट है वो 4 बाइनरी बिट से बनी है ना। तो 4 × 4 16 बिट्स। 16 बिट्स का क्या मतलब है? 2 बाइट्स, क्योंकि 8 बिट्स होती है 1 बाइट, तो 16 बिट्स होगी 2 बाइट। तो ये अगर 1 बाइट है STA और ये अगर 2 बाइट है, तो टोटल कितना साइज हो गया इस इंस्ट्रक्शन का? 3 बाइट। तो ये मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा? 3 बाइट। और इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितना हो जाएगा? 3। समझ आ गया? इस तरह से इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज निकलता है। अब देखो कुछ, अब इस इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज के बेसिस पे कुछ कैटेगरीज हैं इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। कैटेगरी मतलब डिवाइड कर दिया है, डिवीजन कर दिया है सारे इंस्ट्रक्शंस का। पहली कैटेगरी है 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस, जो एक मेमोरी साइज ले रहे हैं, 1 बाइट की मेमोरी साइज ले रहे हैं। क्या कि इफ इंस्ट्रक्शन इज इन टर्म्स ऑफ ऑपरेंड्स रजिस्टर्स रजिस्टर पेयर और नो ऑपरेंड। मतलब जैसे ये है मेरा मूव AB, यहाँ पे क्या मैंने कोई डेटा दिया है? कोई डेटा नहीं दिया, सिर्फ रजिस्टर दिया है। रजिस्टर दिया है ना, तो पहले से डिफाइंड होते हैं रजिस्टर्स वगैरह, तो सब डिफाइंड होते हैं पहले से। तो ये पूरा एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है और इसका साइज क्या होगा? 1 बाइट। ऐसे ही LDAX B, इसमें मैंने रजिस्टर पेयर दिया है, ठीक है, बट मैंने कोई डेटा नहीं दिया ना। 2 बाइट। वो मैं बताऊंगा जब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वो बताऊंगा, वो अभी मत समझो, ठीक है। बस ये देखो कि इसका साइज समझ में आ जाना चाहिए कि 1 बाइट क्यों है। इसमें मैंने कोई डेटा नहीं दिया, ठीक है, इसमें भी मैंने कोई डेटा नहीं दिया, NOP में भी कोई डेटा नहीं है, इस इंस्ट्रक्शन में भी कोई डेटा नहीं है। इसमें नो ऑपरेंड है, इसमें ऑपरेंड्स तो हैं, बट उसमें डेटा नहीं दिया मैंने कुछ, वो पहले से ही अगर रजिस्टर। उसमें A की पहली वैल्यू दे दी तो उसकी 1 मैं बाइट। मैं LDX बताता से हूँ। भी तो 2 बाइट है जी, तो रजिस्टर भी है 1 बाइट। नहीं, रजिस्टर है, वैल्यू कहाँ दी? LDX A भी तूने बोला ना। तो 1 बाइट तो होगा ही LDX ना। B LDX B तब तो 1 बाइट होगा। और अगर AB भी होता तब भी 1 बाइट होता। डेटा थोड़ी दे रहा हूँ मैं, अगर डेटा देंगे तो बताता हूँ, डेटा आगे में। बताऊंगा। ये चीज समझ में आई, डेटा पहले वाला बताओ, ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये 1 बाइट के इंस्ट्रक्शंस हैं सारे। दूसरी कैटेगरी देखो, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शंस। इफ इन द इंस्ट्रक्शन और एज इन ऑपरेंड्स 8 बिट नंबर इधर एज एड्रेस और एज डेटा इज प्रेजेंट, देन इट इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MVI B08H, तो इसमें देखो ये इतना पार्ट MVI B, ये कितने का है? 1 बाइट का। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि ऊपर सारे रजिस्टर वाले 1 बाइट तक के थे। इसमें ये डेटा है जो कि 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स का है,
8 तो 2 का मतलब है 8 बिट बिट्स, है ना। One एक का byte. 4 बिट होता है, तो 2 का 8 बिट हो 8 गया। बिट हुए। तो 8 बिट का मतलब 1 बाइट, तो इसका मतलब ये भी कितने का है 1 बाइट, तो टोटल कितना हो गया 2 बाइट। ऐसे ही IN3FH, इसमें ये डेटा है ना। तो IN क्या है, ये डेटा नहीं होता, ये एड्रेस होता है। ये IN के साथ मैं बताऊंगा भी, इंस्ट्रक्शन समझाऊंगा, समझ जाओगे। IN इंस्ट्रक्शन है, इसका क्या साइज होगा 1 बाइट, और 3FH 1 बाइट, टोटल 2 बाइट। समझ में आ गया, ये मैंने डेटा दिया है 1 बाइट का, 1 बाइट का, तो इसीलिए टोटल साइज 2 बाइट हो गया। तीसरा इस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, इफ इन द इंस्ट्रक्शन और इन ऑपरेंड्स एज एन ऑपरेंड्स 16 बिट नंबर इज प्रेजेंट ईदर एज एड्रेस और एज डेटा। तो वो क्या हो गया, वो हो जाएगा कि ये है 1 बाइट का, और ये डेटा कितना है 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, यानी 2 बाइट, ऊपर बताया था 2 बाइट का मतलब ये 2 बाइट हो गया, तो टोटल कितना 3 बाइट। समझ में आया 3 बाइट कैसे। ऐसे ही ये LXI H2FE है 20FE है, तो इसमें ये हो गया 1 बाइट, और ये हो गया 4 हेक्साडेसिमल डिजिट यानी 2 बाइट, टोटल 3 बाइट। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज, कैसे निकालते हैं, और डिवीजन किस तरह से हो रहा है। ठीक, आगे बढ़े। अब ये तो हमने जो अभी डिवीजन किया था पीछे, वो डिवीजन किसके बेसिस पे था, वो डिवीजन था इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज के बेसिस पे, कि इंस्ट्रक्शन का वर्ड साइज क्या है 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट। अब जो हम कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं, वो है बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कि वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है कोई भी इंस्ट्रक्शन। तो जो उसकी फंक्शनलिटी होती है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जो कि डेटा को मूव करने में या कॉपी करने में हेल्प करेंगे। दूसरा है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, जो कि प्लस माइनस डिवीजन वगैरह के हेल्प करेंगे। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एंड और कॉम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह। ब्रांचिंग ऑपरेशंस होंगे, आगे पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। और मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जो कि कंट्रोल करने के काम आते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे प्रोग्राम को एंड करना है, या कुछ करना है, कुछ करना है। ब्रांच ऑपरेशंस में आते हैं जंप इंस्ट्रक्शंस, कि जंप करना है यहाँ से कहीं पे, इस तरह की कुछ चीजें। समझ में आ गया कि 5 डिविजन्स क्या है, बताओ 5 डिवीजन समझ में आ गया। डेटा ट्रांसफर मतलब मूव करना है, या कुछ एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, या एक रजिस्टर में डेटा भेजाना है वगैरह वगैरह, डेटा ट्रांसफर करना है शॉर्ट। अरिथमेटिक प्लस माइनस, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। लॉजिकल में एंड और कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज और वगैरह वगैरह। ब्रांच ऑपरेशंस में जैसे जंप करना हुआ, एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन में जंप करना हुआ, फॉर लूप हुई, व्हाइल लूप हुई, लूपिंग वगैरह, ये सब चीजें है ना। डेटा ट्रांसफर और ब्रांच ऑपरेशन में क्या डेटा ट्रांसफर का मतलब है हम डेटा रजिस्टर में भेज रहे हैं, और इसका मतलब है ब्रांच ऑपरेशन का मतलब है हम ब्रांचिंग कर रहे हैं प्रोग्राम में। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह फंक्शन कॉल किया था, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे थे ना, फंक्शन ए से दूसरी जगह नहीं पहुंचे थे जब मैंने फंक्शन ए कॉल करके दिखाया था मेमोरी में, तो ब्रांचिंग थी वो एक तरह से। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हम मशीन को कंट्रोल करते हैं, ये प्रोग्राम को रोकना है, इंटरप्ट करने हैं, ये सब चीजें। ठीक है, समझ आ गया। तो ये 5 तरह के डिवीजन है, जिसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ डेटा ट्रांसफर है, अरिथमेटिक है अभी मॉड्यूल 1 में, और इसके 2 इंस्ट्रक्शन है HLT और NOP बस। ठीक है, तो यही 3 कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया। हाँ। अब इस कैटेगरी में हम अ, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अभी।